भाग्यलक्ष्मी मंदिर से चुनाव प्रचार की शुरुआत। हैदराबाद को भाग्यनगर बना देने का वादा ये था। और आपने सुना भी, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी का जिक्र वहां पर तेजस्वी सूर्या सांसद बीजेपी के कर रहे थे। कुल मिलाकर हैदराबाद के ये म्युनिसिपल चुनाव की इतनी बड़ी कवरेज आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये गढ़ बन गया है ध्रुवीकरण की राजनीति। और जो रुझान है इस वक्त के, वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 88 सीटों पर अभी तक बीजेपी को बढ़त दिख रही है। 139 रुझान 150 सीटों में से आ चुके हैं। टीआरएस को 33 सीटों पर बढ़त है, जो पिछली बार लगभग 99 सीटों पर जीत चुकी थी। एआईएमआईएम 44 सीटें पिछली बार जीतने वाली पार्टी, इस बार 17 सीटों पर बढ़त है। और कांग्रेस को केवल 1 सीट पर अभी तक बढ़त दिख रही है, अन्यों का खाता नहीं खुला। टीआरएस और एआईएमआईएम कहा जाता है गठबंधन वहां पर। हालांकि इस बार चुनाव मैदान में दोनों पार्टियां अलग अलग उतरी हैं, लेकिन बीजेपी का लगातार आरोप यही कि पर्दे के पीछे ये दोनों एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। रुझान बैलेट से आ रहे हैं। जी हां, इस बार ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ। कोरोना को देखते हुए खासतौर पर यह इंतजाम किया गया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और बैलेट से जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी इस वक्त 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो सपना बीजेपी देखकर इस चुनाव में उतरी थी कि मेयर हैदराबाद में बीजेपी का हो, वो सपना अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आशुतोष हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्येंद्र.com चलाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। हमारे साथ संजय कुमार हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, जाने माने, अक्सर आप उनको आज तक पर देखते सुनते हैं। हमारे साथ संबित पात्रा इस वक्त आ रहे हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही और मेहमान जैसे जैसे जुड़ेंगे हम आपका उनसे परिचय कराते चलेंगे। चित्रा त्रिपाठी हैदराबाद में मौजूद है और आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हैदराबाद में इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त डॉक्टर पात्रा के पास। डॉक्टर पात्रा, अभी तक के रुझान तो अच्छे संकेत दे रहे हैं, लेकिन लड्डू और मिठाई में थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सवाल यह है कि हैदराबाद के इस चुनाव के जरिए क्या हासिल करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की आप लोगों ने इस तरह की ताकत झोंकी है म्युनिसिपल चुनाव में? देखिए अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि संयम हमको बिल्कुल धरना चाहिए, संयम रखना चाहिए और अभी मिठाई लड्डू नहीं, अभी इंतजार करना चाहिए। मगर जिस प्रकार के रुझान दिख रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। आप देखिए पूरे तेलंगाना की, मैं केवल हैदराबाद का नहीं कहता हूं, तेलंगाना के भाग्य का उदय भाग्यनगर से ही होगा, ये आज इंगित हो रहा है। दुब्बक में जो बाइपोल हुए थे उसके जो नतीजे आए थे, याद करिए दुब्बक गढ़ होता है केसीआर का, केसीआर जी का होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब जब बाइपोल हुए थे बिहार के चुनाव के समय, दुब्बक में जो जीत हासिल हुई उसने हमारे मनोबल को बहुत ऊपर किया है। उसके बाद ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, 2023 में असेंबली के जो चुनाव आने वाले हैं, आज ये बिगुल, ये जो आज शुरुआत हुई है उसका अंजाम क्या होने वाला है, आज मैं आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि 2023 में बीजेपी की सरकार तेलंगाना में बनेगी। कर्नाटक के अलावा हम तेलंगाना में भी अपना सरकार बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ठीक है, दूसरा बहुत बड़ा संदेश 2023 के विधानसभा चुनाव पर आपकी नजर है डॉक्टर साहब, वो समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि ओवैसी का बॉक्सिंग रिंग चूज करके आपने एक बहुत ही ऐसी फील्ड को चूज किया है जहां पर आपको लग रहा है कि एक दूसरे के पूरक हैं आप, जब बात धार्मिक पहचान की राजनीति की होती है। देखिए अंजना जी, इसमें कौन किसका पूरक है मैं समझाता हूं, और जो लोकल राजनीति वहां समझते हैं, आशुतोष जी भी थे जब मैं वहां गया था, वो आपको बता पाएंगे। लोकल राजनीति में केसीआर और ये जो टीआरएस पार्टी उनकी है, वो और एमआईएम एक दूसरे के पूरक है। और ये फैमिली और फ्रेंड के नाम से, दोस्त और परिवार के नाम से वहां जाने जाते हैं। और पूरक ऐसे हैं जिसको कि अमित शाह जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कमरे के अंदर इलू इलू, पहले तो इनकी शादी हो चुकी थी, फिर ये निकाहनामा और तलाक करने की एक्टिंग कर रहे थे, मगर रूम के अंदर इलू इलू कर रहे थे। अब देखिए यहां पर मेयर चुनने का जो प्रोसेस होता है, ये एक इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस होता है, अर्थात एमएलए एमपी सब वोट करेंगे। अब देखना है कि ये रूम के अंदर इलू इलू से रूम के बाहर आके इलेक्टोरल कॉलेज में पुनः निकाह करते हैं या निकाह नहीं करते हैं। जो इहू इहू चलता है आपका ओवैसी के साथ, उससे आपको फायदा हो जाता है। जो आई हेट यू करते रहते हैं आप लोग पब्लिकली, उससे आपको फायदा हो जाता है। तो कौन कहता है इनको ये अपना गठबंधन ना करे ना? हमने कहा था केसीआर जी को और टीआरएस को कि ये गठबंधन करे,
MIM से। 10 सालों तक हमने कहा था कांग्रेस पार्टी से कि वो गठबंधन में रहे MIM के साथ। मेरा सवाल कुछ और है सर। मेरा सवाल ये है कि जो आप लोग पब्लिकली इहू इहू करते हैं ओवैसी के लिए, आई हेट यू, उससे आपको फायदा हो जाता है। और आशुतोष जी जोड़ रहे हैं कि प्राइवेटली इलू इलू है। मैं बताता हूं क्यों फायदा होता है। नहीं, मैं बताता हूं क्यों फायदा होता है। आप देखिए, अभी ओवैसी जी के राइट हैंड है वहां पर, उन्होंने चंद दिनों पहले एक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि ये जो ओल्ड हैदराबाद सिटी है, ये ओल्ड हैदराबाद सिटी गढ़ है ओवैसी का, और ओवैसी यहाँ का अनडिक्लेयर्ड किंग है, राजा है, और यहाँ के मुख्यमंत्री ओवैसी है, KCR भी नहीं है। और अगर कोई भी इसके अंदर प्रवेश करना चाहता है, इस दुर्ग में, इस गढ़ में, तो बिना हमारे परमिशन के प्रवेश नहीं कर सकता है। चाहे आप भाग्य लक्ष्मी मंदिर के लिए प्रवेश करना चाहो, चाहे कि क्यों, इस देश में कोई वीजा लगा हुआ है क्या? ये वीजा कानून है क्या कि संबित पात्रा, अंजना ओम कश्यप या रोहित सरदाना प्रवेश करेंगे हैदराबाद वर्ल्ड सिटी में तो वो वीजा लेके प्रवेश करेंगे? तो देश के अंदर ये हिंदुस्तान की जनता को पसंद नहीं है, और इसीलिए ये 88 सीट आप देख रहे हैं। पात्रा जी, एक दिलचस्प बात बताता हूं आपको। टीवी पर हालांकि निजी बातें नहीं कही जाती, लेकिन मैं तो शुरू ही वहीं से किया था। वो भाग्यनगर मंदिर बहुत बार गया हूं मैं, और कभी ओवैसी से पूछ के नहीं जाता था। वहीं 2-3 साल रहा हूं मैं। कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है कहने की कि वीजा लेके आओ और यहाँ दर्शन करना है तो हमसे पूछो। तो ये नैरेटिव अभी बिल्ड हुआ है कि भाई ओवैसी का गढ़ है, और ओवैसी के गढ़ में आपको घुसना है तो वीजा लेके घुसना होगा। ये नैरेटिव बिल्ड हुआ। चलिए ना, मैं आपको बताता हूँ रोहित जी, ये जनता जनार्दन, चाहे हम प्रवक्ता लोग, चाहे यहाँ पर बैठे पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग, हम अपने आप को कितनी भी बुद्धिमान सोच ले, हम सबसे बुद्धिमान वो बूढ़ी माँ होती है जो एक वोटर है, क्योंकि वो वहाँ उस इलाके में रहती है। उसको क्या टेंजिबल बेनिफिट मिला, लोकल इलाके के विषय क्या होते हैं, वो हमसे ज़्यादा जानती है। इसलिए ये जो रुझान हम देख रहे हैं, मैं इसको नतीजा नहीं कह रहा हूँ, मैं रुझान कह रहा हूँ, ये जो रुझान हम देख रहे हैं वो रुझान इसके नतीजे हैं। और मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं, हमारी मुख्य लड़ाई MIM के साथ नहीं है। हमारी MIM तो मात्र 150 सीट्स में से 51 सीट्स पर लड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमरे के अंदर KCR के साथ इनकी इलू है। 150 सीट पर तो यहाँ पर TRS लड़ रही है। TRS सरकार पे काबिज है। TRS के भ्रष्टाचार के खिलाफ, TRS के कुशासन के खिलाफ हमारी लड़ाई है। MIM और TRS मिलकर लड़ रहे हैं। मैंने पिछली बार भी आज तक के डिबेट में कहा था, जो लोग तेलुगु समझते हैं और तेलंगाना की जनता, हैदराबाद की जनता इस बात को जानती है कि पिछली बार जब इन्होंने एक साथ मिलकर के लड़ा था 2019 में चुनाव लोकसभा का, तो एक डायलॉग बड़ा फेमस था, कारू सारू पदयारू, मतलब कार में बैठ के साहब आएंगे। कौन साहब? कार मतलब उनका सिंबल है, सारू कौन मतलब सर, KCR सर, और पदियारू मतलब केवल 16 सीट पे लड़ेंगे। 17 लोकसभा सीटें हैं, 17 पे नहीं लड़ेंगे, हम केवल 16 सीट चाहिए। मतलब एक सीट इन्होंने ओवैसी के लिए छोड़ा हुआ था कि वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, हम फैमिली हैं, फ्रेंड और फैमिली मिलकर सत्ता धारण करेंगे। देखिए, GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हैदराबाद में FFMC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड। ये फैमिली और फ्रेंड, और हमेशा KCR अपने फार्म हाउस में बैठ के कहते थे, ग्रेटर हैदराबाद से आया मेरा दोस्त, मेरे दोस्त को सलाम करो। अरे फ्लड में 30% हैदराबाद डूब गया, और रिलीफ मटेरियल बांटने के लिए आप केवल और केवल वर्ल्ड सिटी में गए। क्यों? वर्ल्ड सिटी के बाहर कोई लोग रहते नहीं है, बाकी लोग वहां के हिस्से नहीं है क्या? तो बाकी लोगों ने जवाब दिया है। ठीक है सर, ओके। वर्ल्ड सिटी में भी देश के नागरिक ही रहते हैं ना संबित जी, एक बार बता दीजिएगा, वर्ल्ड सिटी में भी देश के ही नागरिक हैं या सारे आपको देश विरोधी एंटी नेशनल्स ही रह रहे हैं वहां पर? नहीं, वर्ल्ड सिटी में बिल्कुल हमारे भाई बंधु रहते हैं, मगर आप तुष्टीकरण की राजनीति करके केवल एक जगह जाके फ्लड के रिलीफ मटेरियल को बांटेंगे। श्रवण कुमार जी आ गए, चलिए हिंदुओं ने श्रवण कुमार जी आ गए। सर, श्रवण कुमार जी से भी एक सवाल लेते हैं ना, कांग्रेस के नेता हैं, 2 सीट पर बढ़त हो गई कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी को किसे श्रवण की दरकार है वहां पर? वहां वाकई कांग्रेस पार्टी को श्रवण कुमार चाहिए सर, जो अपने कंधों पे ले जा सके कांग्रेस पार्टी को तीर्थ यात्रा कराने। सोनिया जी और राहुल जी को श्रवण कुमार की आवश्यकता है इसे तीर्थ यात्रा। श्रवण जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, मैं कह रहा हूं 2 सीटों पर कांग्रेस को इस समय बढ़त मिल रही है, आखिर क्या हो गया? आप लोग तो कह रहे थे कि ये बाढ़ में पूरा हैदराबाद डुबा दिया, 30% लोगों को इतना नुकसान हो गया, कोई मदद करने वाला नहीं था, इस बार जनता इनको जवाब दे देगी। आशुतोष जी, पहले मुझे एक बात आपसे सहमत हूं कि हम शायद उतना ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सक रहे जितना हम चाहे थे,
जीएचएमसी इलेक्शंस में, ये हमारा इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है। मगर आप जो आंकड़े बता रहे कि 87 सीट्स बीजेपी को, 33 सीट्स टीआरएस को, ये जो आंकड़े आपने बता रहे, ये आंकड़े जो है सो बहुत जल्दबाजी से आप लोग जो है सो कंक्लूजन में आ रहे हैं। आप जो रिजल्ट्स अभी देख रहे हैं, ये जो है सो पूरी तरीके से पोस्टल बैलेट का कंक्लूजन से, दिस इज नॉट द एक्चुअल वोटर्स काउंटिंग, वोटिंग काउंटिंग नहीं है, ये सिर्फ पोस्टल बैलेट का काउंटिंग को देकर के जो है सो आप ये रिजल्ट्स बता रहे हैं कि बीजेपी आगे है या टीआरएस। अरे वही पोस्टिंग बैलेट देख के, पोस्टल बैलेट ही देख के सर बाकी लोग भी तो आगे है ना, थोड़ी तो सच्चाई का सामना कीजिए। आपको सुनिए अंजना जी, जरा शुरुआती रुझान ही है, बोलिए एक सेकंड सुनिए ना अंजना जी, थोड़ा बोलिए ना सर, बोलिए। हाँ, ये पोस्टल बैलेट का तमाशा ऐसा होता है। लास्ट टाइम 2018 में कांग्रेस पार्टी को टीआरएस से ज्यादा 90% पोस्टल बैलेट वोट्स हैव बीन पोल्ड टू कांग्रेस पार्टी को आया था। मगर जब रिजल्ट जब देखते हैं तो पूरा टीआरएस पार्टी जीते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं चाह रहा हूं कि टीआरएस पार्टी जीतना या बीजेपी जीतना, मगर आप इतना जल्दी से कंक्लूजन मत लाइए कि यही ट्रेंड रहेगा बोल के कंक्लूजन मत लाइए, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट का कंक्लूजन है। पोस्टल बैलेट का कंक्लूजन पूरा भी यू टर्न हो सकता है। थोड़ी देर आप शांत रहे के कंक्लूजन्स लाए तो अच्छा रहता बोल के मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात है अभी भारतीय जनता पार्टी लोग जैसा बोल रहे कि उनको ही पहले 87 सीट्स मिले, जैसा उन लोगों ने जीएचएमसी में कब्जा पा लिए, जैसा बात कर रहे। थोड़ी देर 1-2 घंटा देखने के बाद में शायद पूरे नतीजे बाहर आएगा, सामने आएगा बोल के मेरी राय है। रोहित जी, संबित जी जवाब देना चाह रहे, दिल्ली जी समझिए, फिर आशुतोष के पास चलेंगे और चित्रा के पास चलेंगे। ग्राउंड की जरा तस्वीर दिखाते हैं, वहां लोग क्या कह रहे हैं इन रुझानों को देखकर, जिन पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि भाई अभी तो रुझान है, अभी से इतना क्यों हल्ला हो रहा है। बोले संबित पात्रा। देखिए रोहित जी, अभी मैंने श्रवण कुमार जी को सुना, उनका कहना है कि अभी 1-2 घंटा चुप बैठना चाहिए और इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं भी सहमत हूं, मैंने कहा संयम ही सबसे बड़ा अस्त्र है, संयमित रहना चाहिए। अरे सर, आप गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा मत होइए। श्रवण जी कृपया करके गुस्सा थूक दीजिए। नाराज सर, अब तो मैं बोल भी नहीं सकता है, ईवीएम ये तो बैलेट वाला हो रहा है। सर शांत श्रवण जी, शांत श्रवण जी, अभी कंधों को मजबूत रखिए। सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी को लेकर आपको बहुत बड़े तीर्थ यात्रा में निकलना है श्रवण जी, आप ऐसे गुस्सा मत होइए। मेरे बड़े भाई हैं। देखिए अभी श्रवण जी ने कहा आपके ऊपर प्यार, बहुत हाँ प्यार है तो ऐसे चिल्लाइए मत। प्यार है, मेरे ऊपर प्यार है तो बहुत सा शांत रहिए। हाँ, मोहब्बत प्यार से रखिए। अभी पैनल में जिससे लोगों को प्यार है, वरना तो सब आशुतोष जी से ही प्यार था अभी तक। रोहित जी मैं कंप्लीट कर दूं। अच्छा सीरियस बात, थोड़ी गंभीर बात, संबित पात्रा जवाब देना चाहते हैं, दे दीजिए पात्रा जी जवाब। फिर चलेंगे रिपोर्टर्स के पास, जल्दी से संबित जी। देखिए मैं यहाँ पे, इन्होंने कहा कि 2 घंटे तक शांत रहना चाहिए, तो मैं इनको एडवाइस दे रहा हूँ, बिल्कुल मन में बैठ के सोनिया जी का ध्यान करें, अभी 2 घंटे तक कुछ भी ना बोले, कोई आपत्ति नहीं है हमें। मगर देखिए मैं खुद गया था, मैं हैदराबाद गया था, वहाँ रहा भी था, तो वहाँ मैं जब एडिटर्स से मिला, इंक्लूडिंग आप लोगों के भी एडिटर्स से वहाँ मिला, रेसिडेंट एडिटर्स से, उनका एक विषय था कि अब हम लोकल चैनल में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि उनके पॉलिटिकल आइडिया की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं ये ऑपोजिशन का नहीं होना अच्छी बात नहीं है, मैं मानता हूं कि सबके लिए स्पेस होना चाहिए, मगर कांग्रेस जो कभी राज करती थी, कांग्रेस जो कभी पूरे कंबाइंड आंध्र प्रदेश के ऊपर उनकी सत्ता थी, आज कांग्रेस की हालत देखिए, उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। और पिछली बार भी उनकी 1 सीट थी, अभी देखिए कि क्या सीट होता है, कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ेगा। मगर यही कांग्रेस पार्टी 9 वर्षों तक ओवैसी जी के साथ थी, जो आज हमारे ऊपर उंगली उठा रही है। 9 वर्षों तक, 2004 से 2013 तक कांग्रेस पार्टी ओवैसी जी की पार्टनर और अलायंस साथी थी। ठीक सर, ओके, चित्रा त्रिपाठी के पास चल रहे हैं एक बार सर। श्रवण जी थोड़ा सा देखिए, धूप में खड़े रिपोर्टर ना, चार मीनार पे आपको पता है इस समय मौसम कैसा हो रहा है, यहाँ दिल्ली में तो फिर भी ठंडक है, चार मीनार में देखिए कितनी तेज धूप है। आशुतोष वहां बैठे बीजेपी दफ्तर में, वहां पर नेता बार बार सोच रहे हैं कि भाई हमने चुनाव में इतना पसीना बहाया, संबित जी तो 2 बार आए थे, आज पूरी चर्चा उन्हीं से हो रही है, हमसे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक बार उनके पास भी चलने दीजिए। चित्रा त्रिपाठी जरा बताइए वहां का हाल क्या है इस वक्त, क्योंकि 87 सीटों पर रुझानों में बीजेपी को बढ़त दिख रही है।
ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम एक बहुत अच्छी खबर के रूप में और एक बड़े संकेत के रूप में सामने आया है। चार मीनार पर आपको बता दें दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भले ही इस वक्त ठंड पड़ी हो, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज धूप पड़ रही है। मेरे पीछे ये चार मीनार, और इसको देखने के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि हालांकि ये कोरोना काल है, उसके बावजूद लोगों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। मैं चलूंगी भाग्य लक्ष्मी मंदिर, जरा आइए हमारे कैमरा पर्सन उनको लेकर हम चलेंगे, आलोक दास जी को। भाग्य लक्ष्मी मंदिर देखिए, ये चार मीनार है और बिल्कुल उसी से सटा हुआ ये अस्थायी भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। 2012 में इसको आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की ओर से स्थायी निर्माण पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी और बीजेपी इसी मंदिर को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। देखिए यहाँ पर बता दें 32% से ज्यादा अगर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की बात करें तो मुस्लिम यहाँ पर वोटर्स की तादाद है, जबकि इसके अलावा 60% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। तो हिंदुओं को पोलराइज करने की, ध्रुवीकरण के जरिए अपने पक्ष में लाने की बीजेपी की ये कोशिश, और कम से कम ये जो शुरुआती अभी तक के रुझान है वो इस ओर संकेत कर रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है, पॉलिटिकली कौन शुक्र मनाएगा, कौन उदास होकर घर जाएगा, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा पाठ के लिए काफी ज्यादा खास माना जाता है। महिलाएं भारी तादाद में, आप जैसा कि देख पा रही हैं, यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आए हुए हैं। और हैदराबाद के अलग अलग हिस्सों से, चाहे दिलसुख नगर हो, वनस्थलीपुरम हो, तमाम दूसरी जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यकीनन आप यहाँ पर लोगों से बातचीत कीजिएगा तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर के बाहर ज्यादातर आपको बीजेपी के सपोर्टर मिलेंगे। थोड़ा आगे जाइएगा चार मीनार के आसपास, वहां पर आपको एमआईएम के सपोर्टर मिलेंगे। और उसके आगे आपको बता दें ये बड़ी सी मस्जिद दिखाई दे रही है, वहां पर आप जाएंगे तो इस मस्जिद के आसपास आगे के इलाके में टीआरएस के सपोर्टर मिल जाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, यहाँ पर बातचीत करते हैं कुछ लोग हैदराबाद के ही हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हैदराबाद का ही हूँ। कहाँ पे? हैदराबाद से। ये बहादुरपुरा। किसका जोर चल रहा है? रिजल्ट आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। आई लव यू मोदी, आई लव यू ओवैसी। आई लव यू मोदी और ओवैसी, दोनों लोगों का लव कैसे चलेगा साथ में? नहीं, ये दोनों ही है, बाकी सब बीच में छोटे मोटे चलते रहते हैं। हैदराबाद के लिए कौन? मुझे सबको दिल से लाइव करते हैं अपन, और केसीआर मोदी साहब तो पूरा दुनिया का फेमस है। अच्छा, मतलब मोदी भी पसंद है, वैसे भी पसंद है। आप बताइए। बिल्कुल, हाँ जी, मोदी बहुत बढ़िया है। मोदी जी पसंद है? बहुत पसंद है। ये कह रहे हैं उनको मोदी जी वैसे दोनों पसंद है? नहीं, हाँ दोनों पसंद है। दोनों पसंद। हैदराबाद के लिए कौन अच्छा है ये बताइए? हैदराबाद के लिए हमारे को दोनों मिलके ही अच्छा लगता है। नहीं, आप इनको मत सिखाइए बोलने के लिए। आप बताइए किसका जोर चल रहा है यहाँ पर? आप हैदराबाद से हैं? जी, हैदराबाद धूलपेट का रहने वाला हूँ। अच्छा, किसका जोर चल रहा है? सिंह एमएलए है ना। अभी बीजेपी आगे बढ़ रही है तो क्या लग रहा है, जीतेगी यहाँ पर, मेयर बनवाएगी अपना? जी 99% तो बीजेपी का ही दिख रहा। बीजेपी का लग रहा है 99% यहाँ पर दिख रहा ज्यादातर क्रेज ज्यादा। से आपको भी लग रहा है बीजेपी का क्रेज बढ़ गया है? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है कि बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी जो है सब भारत देश में अच्छा काम कर रही है। हाँ। और यहाँ पे बीजेपी मेरे ख्याल से आना ही चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। यहाँ पर देखिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर के बाहर जो बीजेपी का भाग्य है वो ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। महालक्ष्मी मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहीं से अमित शाह ने सबसे पहले माता रानी के दर्शन किए थे और उसके बाद अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी। आपको बताते चले कि सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है, कतारों में भक्त आते हैं, यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये अस्थायी मंदिर है, इसके स्थायी निर्माण पर रोक लगी हुई है और इसी वजह से इसका स्वरूप ये है। दक्षिण पूर्व ये जो मीनार आप देख पा रहे हैं, चार मीनार का ये जो चौथा खंबा है, इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ पर महालक्ष्मी माता का ये मंदिर निर्माण किया गया है। यहाँ पर कुछ और पीछे चलते हैं। आप भी हैदराबाद से हैं सा? हाँ जी, हाँ जी। किसका जोर चल रहा है अभी? तो दोनों का चल रहा है, टीआरएस और बीजेपी का। यहाँ के लिए कौन अच्छा है? यहाँ के से सभी अच्छे है, बहरहाल काम करने के ऊपर है, काम करते नहीं है। हाँ। बस ऐसे ही चलते रहता है। जीत कौन रहा है नगर निगम का चुनाव? मेरे हिसाब से तो अभी कोई सही तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आया सही तरीके से। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है 110। क्यों, क्या क्या खास किया है बीजेपी ने? अभी काम ट्रेन न्यू चले, बदल चाहिए। हैदराबाद का नाम बदलने की बात भी बीजेपी की ओर से की गई है। होना चाहिए हैदराबाद नाम 100%, 110%। हैदराबाद का नाम बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक आस्था है, आस्था है इस वजह से। देखिए, आस्था भी गजब की चीज होती है। जब लोग आस्थावान होकर वोट डालने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे ही शब्द मुंह से। भाग्य लक्ष्मी के दर्शन से बीजेपी का भाग्योदय होगा हैदराबाद में, ये सवाल आज दिन भर रहेगा, क्योंकि आज जो रुझान आ रहे हैं कम से कम वो संकेत बीजेपी को अच्छे देने। अब नतीजे में कितने तब्दील होते हैं ये देर शाम तक पता चलेगा। आशुतोष, जरा पास आपके बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे फटाफट बात कीजिए इन रुझानों को लेकर। फिर यहां पैनल में आशुतोष, संगीत रागी, संजय जी, इनसे बात करते हैं।
आज दिन ही इनका है रोहित, क्योंकि प्रचार में लगातार काफी मेहनत की है। एक उपचुनाव जब जीते विधानसभा का तो इन्हीं के सर पर ये था, ये जिम्मेदारी थी कि पहुंचे वोटर को निकालें। लेकिन जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, अभी तो ये लग रहा है कि जहां पर गुलाबी राज था वहां पर भगवा छा रहा है। ये अर्ली ट्रेंड्स आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी तो असली बैलेट खुलने बाकी है। डेफिनेटली जो बता रहे स्टैटिस्टिक्स, जो अभी लीड हो रहा है वही कंटिन्यू होता है, जो कोई मसला नहीं है। जो टीआरएस को, एमआईएम को बहुत बड़ा लेसन बताने के लिए सारे हैदराबाद नया जवानों, इंटेलेक्चुअल, सारे कम्युनिटी भी तैयार है। श्रीनिवास रेड्डी साहब, आप तो चुनाव को और नजदीक से देखा है आपने। 15 दिन के अंदर की तैयारी और लास्ट आखिरी के एक सप्ताह में बड़े नेताओं को उतार के बीजेपी ने संकेत क्या दिया? आपका यहाँ रियल एनिमी जिसको कहा जाता पॉलिटिकल, वो बीजेपी, वो टीआरएस थी या ओवैसी थे? हमारा रियल एनिमी जो है टीआरएस एमआईएम कॉम्बिनेशन, जो विचारधारा पिछले 6 साल से लोगों में फैला हुआ है, वो विचारधारा को खत्म करने के लिए बीजेपी स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप एक डिटर्मिनेशन के साथ हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन चुनाव में आए। और उसके लिए की फैक्टर आपने ये सोचा कि पोलराइजेशन का फायदा मिलेगा? नहीं, ये पोलराइजेशन का मुद्दा नहीं है, ये डेवलपमेंट का मुद्दा था। ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट का मुद्दा था, हैदराबाद का डेवलपमेंट का मुद्दा था। पिछले 6 साल से कुछ न करते हुए ये ऐसा एक ग्लोबल पब्लिसिटी कर रहे थे कि हैदराबाद शहर इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। बाकी हैदराबाद शहर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा खत्म कर दिए। ठीक है, आशुतोष लौटेंगे आपके पास, आशुतोष लौटेंगे। संजय जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। शटर करने के लिए जिन्ना के अवतार है तेजस्वी सूर्या ने कहा था ओवैसी के लिए। संजय जी, तमाम क्या तरह वो पोलराइजेशन दिख रहा है? नहीं, तमाम तरह की बातें हुई। जब हम कैंपेन की बात करेंगे, आपने तेजस्वी सूर्या के स्टेटमेंट का जिक्र किया और तमाम लीडरों के भी स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो तमाम तरह के आरोप लगाए गए। और इन सब स्टेटमेंट का मुझे लगता है एक ही मकसद था कि हिंदू मुस्लिम वोट को पोलराइज किया जाए। आप देखिए, हैदराबाद में 52% हिंदू मतदाता हैं और अगर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद देखें तो तकरीबन 42% हैं। तो ये बहुत एक तरह से फर्टाइल ग्राउंड है बीजेपी को एक तरह से अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। दोनों समुदाय के मतदाता बिल्कुल आमने सामने संख्या के दृष्टिकोण से सामने खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है और मुझे लगता है सहमत नहीं है, लेकिन जब से तेलंगाना बना, जब से तेलंगाना बना तब से टीआरएस ऐसा लगता रहा कि तेलंगाना के लोगों की पहली पसंद है, उनका प्यार है। लेकिन अब क्या वो इमोशनल बॉन्ड टूट रहा है और बीजेपी उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी, वो भी ओवैसी के सहारे? एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तब आशुतोष, संगीत रागी और श्रवण कुमार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित पात्रा भी हमारे साथ है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह, सभी शीर्षस्थ नेता बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में इसलिए उतरे थे क्योंकि यहां पर अगर हैदराबाद में आप देखें जनसंख्या के आधार पर तो लगभग 40 से 42% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में क्या ये वो गढ़ बन सकता था जिसमें ध्रुवीकरण की राजनीति का संयोग प्रयोग सब कुछ हो सके? इसी पर आप चर्चा भी लगातार देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। जेपी नड्डा ने दरअसल शुरुआत की थी और आपको एक बीच में असदुद्दीन ओवैसी भी अपने पेट स्टाइल में दिख रहे हैं, मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुराने हैदराबाद की गलियों से गुजरते हुए वहां पर अपने मतदाताओं को बुलाते हुए। हम जेपी नड्डा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 27 नवंबर को इन्होंने बाकायदा रोड शो करके जो सुर और समा बांधा था उसी के जरिए बीजेपी चुनाव में आगे बढ़ी। ब्रेक के पहले बात जहां हमने छोड़ी, क्या ये टीआरएस के साथ जो प्रेम रहा है तेलंगाना की जनता का, उससे मोह भंग की शुरुआत कही जा सकती है जेपी नड्डा ने? क्योंकि जब वहां प्रचार किया आशुतोष जी, तो उन्होंने कहा कि यहां से टीआरएस के अंत की शुरुआत होगी और बीजेपी तेलंगाना में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की शुरुआत करेगी यहां से। आपको लगता है कि ये प्रेम संबंध, ये इमोशनल अटैचमेंट तेलंगाना को लेकर जो टीआरएस के साथ लोगों का था, उसमें सेंध लगेगी? मैं एक राइडर के साथ बात करूंगा, क्योंकि अभी आपका जो रुझान है, नतीजे नहीं हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन 119 विधानसभा की सीटें तेलंगाना में है, 24 विधानसभा की सीटें इन जहां पे म्युनिसिपल एरिया है वहां पे है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 20% आंध्र प्रदेश का चुनाव यहां हो रहा है। अगर ये किसी तरीके का रिफ्लेक्शन है तो निश्चित तौर पर टीआरएस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पिछले बार इसी म्युनिसिपल में उनकी 99 सीटें थी और 99 सीटें घटकर अगर आप 33, 34, 35 पर अगर आप आते हैं तो खतरे की घंटी है। दूसरी बात क्या है कि पूरे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अंदर 12.7% मुस्लिम पॉपुलेशन है। इस और जैसे महबूब नगर का इलाका है या फिर रंगारेड्डी का इलाका है या आसपास का हैदराबाद का इलाका है,
इन तमाम इलाकों में करीब 40% कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां मुस्लिम प्रभावित करते हैं। इसका मतलब अगर बीजेपी अपने इसी प्लैंक पर आगे बढ़ती है और इसी तरीके से अगर अपना कैंपेन करती है तो टीआरएस के लिए 100% मैं कह सकता हूं खतरे की घंटी है। चलिए एक बार तस्वीर जरा दिखाएंगे हम कुछ ही देर में। डॉक्टर पात्रा, आपने अभी अभी ट्वीट किया है भाग्यनगर और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई है। जेपी नड्डा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, हम तस्वीरें भी उनकी लगातार दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी के अलावा। सवाल यह है कि ओवैसी जी तो सेक्युलर हुए चले गए, उन्होंने तो 5 सीटें हिंदू उम्मीदवारों को भी दे दिया, लेकिन आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं चुना और अब लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा रहे हैं कहकर भाग्यनगर। लग रहा है जीत की तरफ बढ़ रहे हैं अभी से। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं देखिए अंजना जी, पहले तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और आदरणीय नड्डा जी ने जिस प्रकार का एक बहुत बड़ा कैंपेन वहां पर रचा था और जिस प्रकार की रचना उन्होंने हैदराबाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया था और जिस प्रकार कंक्लूजन उसका अमित जी ने किया था, उसके नतीजे आज हम देख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहां है, आपने कहा कि ओवैसी जी सेक्युलर बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि सूरज जो है वो चंद्रमा बन जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिसके पार्टी के नाम में ही, ये तो रोहित सरदाना जी और अंजना जी आप दोनों ही मुझे हमेशा बोलते हैं, जिसके पार्टी के नाम में ही मुसलमान हो, वो सेक्युलर कैसे हो सकता है? वो आपका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, तो क्या हो गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हजारों मुस्लिम कार्यकर्ता हैं और कई 100 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पूरे हिंदुस्तान को लेके देखेंगे तो आप केवल हैदराबाद को मत लेके देखिए, पूरे हम भारतीय, आप किसी के प्रतिनिधित्व में विश्वास नहीं रखते। देखिए अंजना जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ये तो पहले ईवीएम का रोना रोते थे, अब तो बैलेट में आ गए। अब ये हिंदू मुस्लिम का रोना रोएंगे, किसी ना किसी को तो पकड़ के इनको रोना ही है। अब ये बोलेंगे हाय हाय ये हिंदुओं ने हमें वोट नहीं दिया, अब मुसलमान और हिंदू को डिवाइड कर दिया। ये कुछ ना कुछ तो बोलना ही है इनको। मैं आपको कारण बताता हूं और आप किसी भी तेलंगाना के व्यक्ति से कारण पूछिए, हिंदू हो या मुसलमान। देखिए यहां जब फ्लड आए और 30% हैदराबाद पानी में डूब गया, लोगों की जिंदगी जीना दुभर हो गया। 10,000 रुपए हम प्रति परिवार को देंगे, ये प्रॉमिस केसीआर और टीआरएस की सरकार ने की कि हम 10,000 रुपए सबको देंगे। इन्होंने जाके तुष्टीकरण की, 2 चीजें की। उन्होंने कुछ ग्रेटर जो हैदराबाद है, जो वर्ल्ड सिटी है, वहां पर कुछ लोगों को 10,000 दिया और केवल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को 10,000 दे दिया। जो लोग अफेक्टेड हुए थे, अगर वो किसी दूसरे धर्म के थे या केसीआर के फॉलोअर नहीं थे, उनको 10,000 नहीं दिया मदद करने के लिए। आप भी गए थे अभी प्रचार में, काफी दिन रहे हैं, हम लोगों ने दिखाया, आपको दिखाया था। एक बार जरा जेपी नड्डा ने जो कहा है पहले आपको सुना देते हैं, फिर वहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब चुनावी मैदान में उतरे यही म्युनिसिपल चुनाव के लिए हैदराबाद में, सुनिए क्या कह रहे थे। एस्टॉनिश्ड, मेरे आने के पहले यह कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, you understand the mentality of the leader. It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, हैदराबाद गली है और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दे आर ऑल वन। एक ही लक्ष्य है सबका, भ्रष्टाचार। एक ही लक्ष्य है, वायदे करो भुला दो। एक ही लक्ष्य है, अपने परिवार को बढ़ाओ। बताइए ये सारी पार्टियां परिवार को बढ़ा रही हैं कि नहीं बढ़ा रही हैं? एक परिवारवाद का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इससे बाहर और अछूती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो लोगों की पार्टी है और लोगों से निकल करके आगे बढ़ने वाले एक साधारण परिवार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं। लीडर जो होता है वो राजा नहीं होता, लीडर कस्टोडियन होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और एक तरफ ये हैं जो भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रदेश को एक जिसको बोलते हैं डेट में डालने का काम करने का काम पकड़ा हुआ है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, हैदराबाद की तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हैदराबाद की चमक में आपको ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मेट्रो दिखता है कि नहीं दिखता है? फुल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला कि नहीं मिला?
तो नरेंद्र मोदी वाले ही अंदाज में जेपी नड्डा की ये रैलियां, वहां के भाषण, और अगर याद हो बिहार चुनाव के बाद जो विजय जश्न बीजेपी के दफ्तर में मना, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा का जिक्र किया और यह कहा कि नड्डा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। संजय जी, बिहार का चुनाव, उसका नतीजा बिहार में एनडीए की सरकार की वापसी, और अब ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जहां बीजेपी ने इतनी ताकत झोंकी और कहा कि हमको यहां से दरवाजा खोलना है, यहां अगर ये नतीजे में तब्दील हो जाता है रुझान, तो ये जेपी नड्डा के लिए आप कैसे देखते हैं बतौर बीजेपी अध्यक्ष? बिल्कुल, जब से जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने, एक मुश्किल चुनाव लेकिन उन्होंने जीत हासिल की बिहार में, और अगर हैदराबाद में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी। क्योंकि अगर आप 2016 के इन चुनावों को देखें, उसमें सिर्फ बीजेपी के पास 4 सीटें थी, टीआरएस के पास 99 सीटें थी और एआईएमआईएम के पास 44 सीटें थी। और ये इन रुझानों को देखें तो बीजेपी तकरीबन 80, 85, 88, तकरीबन 80 से 90 सीटों के बीच बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर ये, जैसा बार बार हम कह रहे हैं, अगर ये रुझान नतीजों में बदल जाएं तो इससे बड़ी सक्सेस और क्या होगी बीजेपी के लिए, और इसका काफी श्रेय जेपी नड्डा जी को जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इस बात को भी रिइंफोर्स करेगा कि जब हाई वोल्टेज इलेक्शन कैंपेनिंग बीजेपी करती है उनको नतीजा आता है। और ममता बनर्जी भी काफी इससे, क्योंकि जहां जहां मुस्लिम मतदाता का वोट परसेंटेज ज्यादा है वहां पर अगर इस तरह का पोलराइजेशन और हाई वोल्टेज कैंपेन के जरिए बीजेपी नतीजों में तब्दील होने में अभी रुझानी है, बढ़ती है, तो ये एक संकेत पूरे देश की राजनीति के लिए होगा। मिस्टर रागी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाग्यनगर ने हैदराबाद को पराजित किया है। दूसरी बात, बंगाल के चुनाव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ममता जी ने पिछले 10 साल के अंदर वहाँ पर जो काम किया है वो मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से हैदराबाद के अंदर चुनाव का जो दिखा रहा है, पैटर्न दिख रहा है, उससे मुझे लगता है कि हिंदुओं में एक भावना आ रही है कि भाई हम जब तक एकजुट नहीं होते हैं, गोलबंद नहीं होते हैं, तब तक जो बाकी पार्टियां हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अभियान को जारी रखेंगी। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये आने वाले चुनाव में केरल के चुनाव को भी ये प्रभावित करेगा, तमिलनाडु के चुनाव को भी प्रभावित करेगा, सदर्न स्टेट्स हैदराबाद के साथ साथ आंध्र प्रदेश की राजनीति को ये निश्चित तौर पर प्रभावित करने वाला है। और बंगाल में तो आपको देखिएगा, मेरा मानना है यह एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है बंगाल में, क्योंकि बंगाल की धरती पे जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन हुआ है पिछले 50 साल के अंतर्गत, जिस प्रकार से 130 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बांग्लादेशियों के इन्फिल्ट्रेशन को ने पूरी वहां की रिलीजियस डेमोग्राफी बदल दी है और पॉलिटिकल पार्टियां उनको जस्टिफाई कर रही हैं। भाई, यहां तो असदुद्दीन ओवैसी सामने खड़े हैं, दाढ़ी है उनकी, टोपी लगाते हैं, बतौर प्रतीक उनको स्टैब्लिश करने में आपको या बीजेपी को बड़ी दिक्कत नहीं होती। बंगाल में किसको खड़ा कीजिएगा ऐसे कि वो प्रतीक बन जाए और आप दोनों की लड़ाई में, जैसे यहां टीआरएस पिट रही है, वहां ममता बनर्जी को नुकसान होगा। देखिए, बस एक छोटी सी, बस एक लाइन में इसको खत्म करूंगा। संबित जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, एक लाइन में मैं इसको खत्म करूंगा। ममता बंगाल की धरती पर, बंकिम और विवेकानंद की धरती पर सरस्वती पूजा के लिए और दुर्गा पूजा की विसर्जन के लिए यदि मुस्लिमों से यह मांगना पड़े, उनकी ओर बाट जो होना पड़े, आस जो होना पड़े, तो आप समझ रहे हैं बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है। संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर श्रवण जी के पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए रोहित जी, आपने एक विषय कहा, आपने कहा कि एक प्रतीकात्मक युद्ध था, कि दाढ़ी रखे हुए, टोपी पहने हुए एमआईएम के लीडर ओवैसी जी के खिलाफ हम खड़े थे और एक पोलराइजेशन हो रहा था। बंगाल में क्या करिएगा? गलत बात है रोहित जी। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, केसीआर जी का ना तो दाढ़ी है और ना टोपी है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू केसीआर जी भी, मैंने आगे क्लीन शेवन है और केटीआर जी अपने आप लड़ाई दिखा के आपने फिल्म के हीरो के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। वो कभी भी दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है। 99 सीटें केसीआर और केटीआर जी की पार्टी टीआरएस के पास थी। 150 सीट पे केटीआर और केसीआर लड़ रहे थे, ना कि एमआईएम लड़ रही थी। तो हमारी जो डायरेक्ट लड़ाई है, हमारी डायरेक्ट लड़ाई यहां पर टीआरएस के साथ है,
और 2023 में जो असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें MIM तो एक माइनर प्लेयर है, मेजर प्लेयर TRS है। TRS को अपदस्थ करके, उसको गादीच्युत करके गद्दी पर सेवक को बैठाना, परिवार को हटाना और सेवक को बैठाना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। यह उद्देश्य पूरा होगा। श्रवण जी, वो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, बीच में बंगाल का चुनाव भी निपटा लेना चाहते हैं। आप अभी तक यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि भाई ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या हुआ? नहीं, ये देखिए, इसी वजह से ये नेशनल लेवल पे एक GHMC का इलेक्शन नेशनल लेवल पे चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसका फायदा कहीं और उठा लो, उन लोग बंगाल में उठाना चाहते हैं। और या मेरे ख्याल में बीजेपी वाले बहुत बात कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन हिंदू और मुसलमान के बीच की इलेक्शन नहीं है। ये सीरियसली एंटी इंकम्बेंसी था, TRS पार्टी के खिलाफ में एंटी इंकम्बेंसी था, उसके खिलाफ में इलेक्शन हुआ। ये अलग बात है कि बीजेपी ने एक अल्टरनेटिव नैरेटिव लाने की कोशिश की है। आपकी तरफ से चुनाव प्रचार किसने किया था इस बार? सुनाई नहीं दिया आपकी, कैन यू रिपीट इट? आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार इस बार किसने किया था? नहीं, हम सब लोग किए थे, हम सब लोग प्रचार किए थे। ये अलग बात है, कहाँ है लोकल लीडरशिप के ऊपर भरोसा नहीं। आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? सुनिए अंजना जी, सुनिए जरा, सुनिए ना जरा, क्यों आप परेशान हो जाते हैं? उनको लोकल लीडरशिप के ऊपर भरोसा नहीं था, हमारे लोकल लीडरशिप पे हमारे भरोसा था, तो हम कैंपेन खुद कर लिए थे। उनको बीजेपी ये भरोसा कितना बेमानी साबित हुआ, ये आंकड़े बता रहे हैं। यानी देखेंगे ना अभी क्यों खत्म साबित हुआ ना। एक घंटा आप ये कह रहे हैं कि लोकल लीडरशिप को ग्रेटर हैदराबाद के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आपके लीडरशिप को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपका बच्चा 2 आउट ऑफ 150 लेकर आएगा तो आप क्या कहिएगा उसको? आप प्रश्न ही पूछेंगे या समाधान सुनेंगे अंजना जी? अगर आपको सुनने का बच्चा इतनी बार तो 2 आउट ऑफ 150 पे क्या बोलिएगा? अच्छा सुनिए, उनका जवाब सुनिए। डॉक्टर प्लीज, एक सेकंड, पात्रा जी देखिए, पात्रा जी उनके लिए टच इशू हो जाता है आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं। एक बार उनको बोलने दीजिए ना उनको, प्लीज। श्रवण जी आप बोलिए, विस्तार से बोलिए अपनी बात। बोलिए श्रवण जी, बोलिए, सुन रहे। ये बुलडोजिंग वाली चर्चा है। अरे बोलिए सर, कोई बुलडोज नहीं कर रहा, आपको जनता कर रही है बुलडोज, हम नहीं कर रहे। बोलिए। 2 आउट ऑफ 150 पे बच्चे को क्या कहिएगा? देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना अपना एक स्ट्रैटेजी होता है। हमारे लोकल लीडरशिप के ऊपर भरोसा था और उसी वजह से जो है सो हम लोकल लीडरशिप के साथ ही हमारा कैंपेन चलिए। ये अलग बात है, लोग रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। और इनिशियल आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि हमारे को उतना फेवरेबल सर्कमस्टेंस नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नड्डा जी हो या प्रधानमंत्री वैक्सीन के रूप में हैदराबाद आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता आके यहाँ पे कैंपेन करते हैं, इसका मतलब है उनको यहाँ पे लोकल लीडरशिप के ऊपर भरोसा नहीं था। ये बात तो मानिए। तो आपको किसने रोका था? आप बुला लेते राहुल गांधी को, आप बुलाते राहुल गांधी को, किसी ने रोका था क्या आपको? नहीं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आते तो शायद 2 भी नहीं आता। मेरी बात तो खत्म करने दो। राहुल गांधी को बुलाना या नहीं बुलाना हमारी सोच होती है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो एग्जैक्टली पीएम को बुलाना या अमित शाह को बुलाना, ये उनकी सोच है। सिर्फ मेरा राय बता रहा हूँ, बस उतना ही। ठीक है, हम आपको पूरा बोलने देंगे सर, बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि 2 आउट ऑफ 150 लेकर आपका बच्चा आएगा तो उसको क्या कहिएगा? अरे यार, पीपल हैव रिजेक्टेड, इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीजेपी करा है वो ठीक है बोल के मुझे सर्टिफिकेट करने के लिए, देने के लिए क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? 2 आउट ऑफ 150 पे क्या समझाइएगा? अरे हम तो समझा दिया कि पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड कांग्रेस पार्टी। कितने बार समझाना? हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। ठीक है, 2 आउट ऑफ 150 पे क्या समझाया? सुनिए, अरे सुनिए मेरी अंजना जी, if you have patience to listen to me, please allow me to complete. Sir, अभी भी आप चले। 2 out of 150 is the initial result. It clearly indicates that people of Hyderabad have not accepted Congress party. Number 1. हाँ, दो में 150 में 2 सीट का जो रिजल्ट यहाँ पे बताया गया है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी को ग्रेटर हैदराबाद में लोग जो है सो रिजेक्ट किया है, यानी तो एक्सेप्ट नहीं किया है। यह बात साफ है। दूसरी बात है, आप बोल रहे थे राहुल गांधी को क्यों ना लाए। हम राहुल गांधी को लाना या नहीं लाना वो हमारी पार्टी का सोच है, विचार है, मगर डेमोक्रेसी में हमको दूसरे पार्टी के ऊपर कमेंट करने का भी जिम्मेदारी होती है, हक भी बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी को
बायोटेक कंपनी का वैक्सीन के नाम पर जो है सो ला करके यहाँ पे पूरे उन लोगों का बड़े बड़े लीडर पूरे जो है यहाँ पे कैंपेन किए हैं। उसका नतीजा उनको अगर पॉजिटिव मिले तो मिले होगा, मगर एक बात मैं सहमत नहीं हूं, ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं है। ठीक है, ताकि ये लोग जो है सो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई बिहार में आप कहते हैं कि टीका मुफ्त देंगे अगर आप चुनाव जीतेंगे। ठीक है, आप ही का सवाल उनसे पूछ रही हूँ ना, जवाब भी। तो यहाँ पर भारत बायोटेक प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, कोवैक्सीन जो वैक्सीन वहां पर 3rd ट्रायल में है, इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल 3rd फेज में है, और आप अपना प्रचार करते हैं इस महामारी के सहारे। देखिए, अहमदाबाद भी गए, पुणे भी गए, हैदराबाद भी गए, और आज भी मीटिंग ले रहे हैं जब हम ये डिबेट कर रहे हैं। प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम कोरोना और प्रधानमंत्री जी के वैक्सीन के विषय को राजनीति का विषय ना बनाया जाए, और हम में से किसी भी नेता ने, अच्छा आप चुनाव में पोस्टर लगा दें, आदरणीय अमित जी ने, तो राजनीति का विषय नहीं है, प्रधानमंत्री हम सवाल पूछ दे तो राजनीति का विषय नहीं, वैक्सीन वाले विषय। ये क्या बात हुई? मतलब आप चुनाव में कहें कि हम फ्री बांटेंगे तो वो राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन हम आपसे सवाल पूछ दें कि भाई चुनाव में क्यों बांट रहे हो, तो राजनीति का विषय हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। तो प्रधानमंत्री का हैदराबाद वाला दौरा, आप उसको राजनीति से बाहर रखिए, मगर अगर आप अंदर भी रखना चाहते हैं कि चलिए प्रधानमंत्री के 20 सेकंड के दर्शन से लोगों को इतना प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर कि लोगों ने बहुमत दे दी बीजेपी को, तो स्वाभाविक है जो कांग्रेस कहती है प्रधानमंत्री का कोई प्रभाव नहीं है, वो गलत है। आप प्रधानमंत्री के 20 सेकंड का प्रभाव देखिए कितना बड़ा है। दूसरी बात, अंजना जी, आपने 10 बार मेरे बड़े भाई को ऐसे उनके ऊपर रैगिंग किया पूछकर कि आपका बच्चा 2 आउट ऑफ 150 लाएगा तो क्या कहेंगे? अरे 2014 से ही वो बच्चा 2 आउट ऑफ 150 ला रहा है, और ये लोग जानते हैं कि हमारा बच्चा 2 आउट ऑफ 150 ला रहा है। ये तब से 2014 से ही बोल रहे हैं कि ट्यूशन मास्टर खराब है, पेंसिल टूट गया है, ये क्वेश्चन पेपर छीन के पहले ले गया था, बाकी लोगों को 3 घंटा दिया, हमारे बच्चे को 1 घंटा दिया, उसके बेल पहले बज गया, बच्चे को बेल की आवाज पहले सुनाई दी, बच्चे को बाथरूम जाना था इसलिए 2 आउट ऑफ 150 आया है। ये कभी बच्चे की गलती बोल रहे हैं क्या? ये 2014 से ही बच्चे की गलती नहीं बोल रहे हैं। सवाल था और उसी सवाल वो जवाब दे रहे हैं। अंजना जी, कैन यू गिव मी अ सेकंड? नाराज हो गए थे इशारा कर रहे हैं कि हमारे श्रवण कुमार जी नाराज हो गए थे उससे। आप बता ही नहीं रहे हैं कि आप बच्चे को क्या समझाएंगे अगली बार के लिए। अंजना जी, वो बच्चा कौन है? वो बच्चा है कहाँ? वो तो छुट्टी पे है, समझाएंगे कैसे? अंजना जी बोल रहे, अंजना जी, अंजना जी, हाँ बोलिए बोलिए। देखो संबित जी को शायद संबित जी को बोलिए। श्रवण जी, आपका बच्चा है, सुनिए। जीत में विनम्रता होनी चाहिए संबित जी, इतना अहंकारी मत बनो। मेरी विनम्रता है, आप मेरे बड़े भाई हैं। विनम्रता नहीं है आपको, आपका विनम्रता नहीं है, आपको विनम्रता नहीं है, आप अहंकारी हैं। I also like you. You are a good man. No, Shravan ji, you are a very good man. You are a very good man. I respect you. I like you. But अब ये सवाल तो अंजना जी ने पूछा, बच्चा को क्या बोलेंगे, मेरी गलती क्या है? झूठ के ऊपर मेरे पे क्यों गुस्सा हो रहा है? ठीक है, श्रवण जी जवाब दे रहे हैं। संबित जी जवाब। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यू आर अ गुड मैन, ये झूठ है क्या? मैंने कहा यू आर अ गुड मैन, ये झूठ है क्या? श्रवण जी का आपकी आवाज नहीं आ रही, ऑडियो। श्रवण जी बोलिए श्रवण जी बोलिए सर बोलिए। मेरा एक गुजारिश है हमारे संबित भाई से कि जीत में विनम्रता बढ़नी चाहिए, अहंकार नहीं। थोड़ा अहंकार कम कीजिए मेरे भाई, चाहे आप जीतो या हारो, मगर इतना अहंकार ठीक नहीं होगा। क्वेश्चन जो था वो अंजना जी ने पूछा था, 2 आउट ऑफ 150 वाला मैंने नहीं पूछा था। नहीं, सुनिए ना, जरा सब्र रखिए, थोड़ा सुनिए ना। ये जो बात है, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ तेलंगाना में लड़ा बोल के जो बात कहे थे, दरअसल ये झूठ है। पिछले 7 साल में ये सब कुछ झूठ है, तो ये 83 सीट भी झूठ है, सब कुछ झूठ है, तो फिर क्या सच है? ये आपका जो 2 दिखा रहा है, ये 2 सच है या झूठ है, पहले ये बताइए। अभी रुझान है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यहाँ पर यही अहंकार है आपका, यही झगड़िए मत, कोई बात नहीं, हो गया, बड़ी देर से हो रहा है। श्रवण जी देखिए क्या है ना, नहीं ठीक है सर, ओके, झगड़ा नहीं करते, एक चीज बता देते हैं, थोड़ा आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। देखिए रुझान बदल रहा है, 39 सीट पर टीआरएस आगे हो गई है, बीजेपी अब 83 सीट पर आगे है, एआईएमआईएम 17 पर ही कायम है और कांग्रेस 2 पर कायम है। 150 में से 141 सीटों के ये रुझान है, अभी 9 सीटों के और रुझान आने बाकी हैं। बीजेपी की जो बढ़त 88 दिख रही थी वो अब 83 हो गई है
और टीआरएस की जो बढ़त 33 दिख रही थी वो अब 39 हो गई है। ये तस्वीर अब देखिए ग्राफिक्स नक्शे के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये हैदराबाद है जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव और उसके नतीजे आ जा रहे हैं। बैलेट पेपर से ये गिनती चल रही है। ईवीएम का झगड़ा इस बार नहीं है। कम से कम बैलेट पेपर के नतीजों को उम्मीद करते हैं कि निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा, जो भी नतीजा बाद में रहता है। ये आंकड़ा सामने टेलीविजन स्क्रीन पर 83 बीजेपी बढ़त है, 39 टीआरएस बढ़त है, 17 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बढ़त है और 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस लौट रहे हैं। लगातार कवरेज आज तक पर जारी है। क्या बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में तेलंगाना से ये दूसरा दरवाजा खुलने की तैयारी है और बंगाल के लिए क्या बीजेपी यहां से एक बड़ा संदेश दे पाएगी? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।